Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to study about Coulomb's law. So this is class 10th, lecture 10, English medium, and we will study about Coulomb's law. Coulomb's law is the part of electric charge and field. So let us keep heading Coulomb's law. चलिए, तो आज का हमारा हेडिंग है कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज कूलम्ब? तो इन 1785 a French scientist which name is Charles Augustin de Coulomb gave a theory which is related to charge which is in rest, or that charge is point charge. Okay, so Charles Augustin de Coulomb gave a theory about charges which is in rest. Hence, this theory is known as Coulomb's law. So, we know about what is the Coulomb's law. So, Coulomb's law is based upon inverse square law, which is studied in class 12. Okay? आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ है। उसी नियम के आधार पर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने अपना कूलम्ब्स लॉ दिया। तो ये नियम है क्या, ये लॉ काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो समझते हैं यहाँ से। तो ध्यान देंगे, कूलम्ब्स लॉ ने सबसे पहले बताया कि इफ two charges kept at a distance r anywhere in the space, यदि दो आवेश, दो चार्ज पार्टिकल कहीं भी एयर में, वैक्यूम में, ओके, कहीं भी फ्री स्पेस में कहीं भी दो चार्ज रखे हुए हैं, कितना डिस्टेंस से सेपरेट है? r डिस्टेंस से। तो ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो सवाल ये है कि सर ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा कि रिपल्शन का? तो आप जानते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स डिपेंड करता है इन दोनों चार्ज के नेचर पर। कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा, मतलब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा कि आप इधर जाइए, और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा कि आप इधर जाइए। अगर ये दोनों प्लस ना हो के दोनों माइनस होता, तब क्या होता? दोनों माइनस है, फिर भी रिपल्शन होगा, बिकॉज बोथ आर सेम चार्ज। तो ये Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा कि आप इधर जाइए, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा कि आप इधर जाइए। ओके, बट इफ वी टेक अपोजिट चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, देन व्हाट विल हैपन? तो आप बोलेंगे कि सर अब यहाँ पर इन दोनों चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा। जो Q1 होगा वो Q2 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और जो Q2 होगा वो Q1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये बताइए, अगर किसी को अट्रैक्ट करना हो या रिपेल करना हो तो बिना फोर्स लगाए अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हमको फोर्स लगाना होगा। तो ये फोर्स कितना होगा, आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसी के बारे में कूलम्ब ने बताया है, जिसको कूलम्ब्स लॉ में हम लोग समझते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो कूलम्ब ने क्या बताया कि when two charges are kept anywhere in the space and separated by distance d, then the force of attraction or the force of repulsion is directly proportional to product of their masses, and this force is inversely proportional to square of distance between them. इन्होंने क्या बताया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? इसका मतलब कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, दैट मींस कि फोर्स भी डिक्रीज करेगा। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं।
हमने बोला कि हमारे पास दो चार्ज है, ये 2 कूलम्ब का, ये 3 कूलम्ब का, ये 4 कूलम्ब का, ये 5 कूलम्ब का, ये 6 कूलम्ब का और ये 7 कूलम्ब का। ठीक है, इफ वी हैव, देखिए यहाँ पर 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब का चार्ज, तो इनका ये Q1 है, ये Q2 है, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, तो इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट, तो 3 2 6, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो F इक्वल टू 6 न्यूटन, यहाँ पर F इक्वल टू 5 4 20 न्यूटन, यहाँ पर 7 6 42, यहाँ पर 42 न्यूटन। तो आपने बोला कि सर जैसे जैसे चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, उसी तरीके से देखिए फोर्स भी इंक्रीज किया कि 2 4 था, 2 3 कितना, 2 और 3 टोटल 5 होना चाहिए, तो ये 5 के कारण 6 कूलम्ब का 6 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हुआ। ये कितना 5 और 4 9 कूलम्ब टोटल है, और इस 9 कूलम्ब के कारण इनके बीच कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ 20 न्यूटन। यहाँ पर 7 और 6 कितना हुआ 13 कूलम्ब, तो इन दोनों 30 कूलम्ब के कारण कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है फोर्स 42 न्यूटन। तो आपने बोला कि सर जैसे जैसे, ध्यान देंगे ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर जैसे जैसे मास का, जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया है, इनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज किया है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बाजार जाते हैं और 2 केजी बाजार से कोई सामान हम खरीद कर लाए, ठीक है, किसी थैले में, तो आप उसका वेट समझिए, फिर गए आप बाजार अगले दिन, आज 5 केजी कोई सामान आपने खरीद के लाया, तो अनुभव कीजिए कि कल 2 केजी था तो कम फोर्स लगाना पड़ा, जैसे ही 2 से 5 हुआ तो ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। उसी प्रकार इन दोनों चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो इनके बीच लगने वाला ये जो फोर्स है ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, इफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ये हो गया। अगर इनके बीच मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। अब 2 केजी के जगह पर 1 केजी लाइए तो पहले से तो कम बल लगेगा, कम बल लगाकर लाना पड़ेगा थैले। इसके बाद यह फर्स्ट रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन क्या बताया इन्होंने, तो ये डिस्टेंस के साथ रिलेशन बताया इन्होंने। क्या डिस्टेंस के साथ, कि डिस्टेंस के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो भी कैसे है, स्क्वायर। दैट मींस कि अगर 2 चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, तो आप खुद सोचिए क्या होगा कि अगर 2 चार्ज है, 2 चार्ज के बीच डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला, और इनवर्सली मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, उल्टा। तो आपने बोला कि सर अगर दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा, और अगर 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे तो ये नजदीक आने पर इनके बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। आप मैग्नेट ही ले लें, 2 मैग्नेट को नजदीक रखिए, देखिए कितना अट्रैक्शन आता है, और उनको दूर ले जाकर इतना डिस्टेंस पर रखिए, देखिए उनमें क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आप बोलेंगे कि सर इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को बड़ा कर दिया, ज्यादा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को और क्लोजर करेंगे और नजदीक रखेंगे दोनों को, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर है, और वो भी कितना है, स्क्वायर टाइम्स। समझते हैं कैसे, कोई बोले कि मान लीजिए इतना डिस्टेंस पर है और हम इसके डिस्टेंस को दुगना कर देंगे, तो अब बताइए कि कितना फोर्स डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस को ट्वाइस कीजिएगा तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्वायर के रिलेशन है। अगर कोई बोले कि हम 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो उसका फोर्स कितना बढ़ेगा कि घटेगा। तो सबसे बड़ी बात, सर डिस्टेंस बढ़ाएं तो फोर्स तो घटेगा, डिक्रीज करेगा, कितना घटेगा, तो स्क्वायर टाइम्स। तो अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स इसका स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा।
डिस्टेंस आप 4 टाइम्स बढ़ाइएगा तो 4 का कितना 16 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाइएगा तो फोर्स कितना टाइम डिक्रीज कर जाएगा 9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो स्क्वायर का रिलेशन होता है, ये याद रखेंगे। या ये कोई बोल दे कि अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए, 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही चार्ज नजदीक आता है इनके बीच फोर्स या अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ जाता है। तो आपने बोला कि सर अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स डिक्रीज करेंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस को 4 टाइम्स डिक्रीज करेंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा 4 का स्क्वायर कितना 16 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स कम किया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये दो रिलेशन उन्होंने बताया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाएगा, दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो ये मिला Q1 into Q2 by R square. Okay, and when we replace the proportional symbol we take a constant, and here we take a constant K which is known as Coulomb's constant, Q1 Q2 by R square. Okay, अभी लिखना नहीं है, केवल समझना है, जब लिखना होगा तब हम बताएंगे। तो ये क्या हमने लिया, ये इक्वेशन मान लेते हैं। आपने बोला sir where K is a constant which is known as Coulomb's constant, where K equal to Coulomb's constant, Coulomb's constant है, और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r into एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर एप्सिलॉन r को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर इनवर्स 2, और ये एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। इन दोनों वैल्यू को इसमें रखिए, पाई का वैल्यू आप जानते हैं, तो सारा वैल्यू ये दोनों का वैल्यू और पाई का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 1/4 पाई। देखिए ये जो होता है एयर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। हम लोग रिलेट करते हैं तो इसको जनरली यूज करते हैं, हम लोग 1 लेते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे ईयर का वैल्यू 1 हो गया और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12। जब सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और इस वैल्यू को यूज कर लेंगे तो एक हमारा और फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला, ये F = K Q1 Q2 by R square, या K के जगह पर क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो आपने बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 होता है। हाँ, एक चीज और, मीडियम अगर कहेगा कि हम वाटर ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ग्लिसरीन ले रहे हैं, तो इसको कंसीडर करना होगा एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना Q1 Q2 by R square, और इसका वैल्यू आप जानते हैं, टोटल का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 9 into 10⁻9 Q1 Q2 by R square, दैट इज कूलम्स फार्मूला, ये वाला है हमारा। तो ये तो आपको समझाने के लिए हमने बता दिया, अभी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने लिया है कूलम कांस्टेंट, ये क्या है, तो कूलम्स कांस्टेंट
is a constant which depends upon the nature of medium in which charged particles are kept. इसका अर्थ क्या है कि सर ये जो कांस्टेंट है it डिपेंड करता है कि आप चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखे हैं, हवा में रखे हैं, पानी में रखे हैं, ऑयल में रखे हैं, ग्लिसरीन में रखे हैं, आप कहाँ रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? क्योंकि इसके लिए हम एक टर्म में पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट में टूटता है एप्सिलॉन को, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है जब आगे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन में वहां पे बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद आपको कंप्लीट करना होगा। तो इनके बारे में हमने समझा। पूरा नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। तो लिखेंगे कि इन 1785 a French scientist चलिए तो समझते हैं कूलम्स लॉ को, और इसके बाद हम लोग आगे डायग्राम बना के समझेंगे। तो कूलम्स लॉ इज व्हाट? In 1785 a French scientist चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, आप देख सकते हैं चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम gave a theory which is known as Coulomb's law, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था तो समझते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to product of magnitude of charges। ध्यान देंगे यहाँ एक पॉइंट है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और दूसरा किसके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड करके लिया था। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट। हमने ये भी बात किया था कि आप दोनों चार्ज को कहाँ रखे हैं, एयर में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, अल्कोहल में रखे हैं, कहाँ रखे हैं उसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा। ओके, तो what we learn here? So we learn कि according to Coulomb's, when two charges are kept closer to each other and separated by distance r, then force of attraction or repulsion acting between them is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them. With the help of 2 points we can find the force of attraction or repulsion between two charges. Okay, so here we know that this is Coulomb's law is only applicable for point charge and those charge which is in rest. Okay, तो आपको ध्यान क्या देना है कि Coulomb's law किसके लिए कंसीडर करेंगे,
पॉइंट चार्ज के लिए, और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ओके, सो राइट डाउन, इसके बाद डायग्राम बनाना है। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये था डेफिनेशन, आगे डायग्राम समझते हैं। तो we take two charges Q1 and Q2, Q1 and Q2, two charges which are separated by distance r. Okay, so according to Coulomb, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of their charges. हमने क्या पढ़ा था कि इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्शन का, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हमने बताया था कि इफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीजेस, इफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस। ओके, तो that is equation 1, that is equation 1 according to Coulomb's law. And second, कि the force of attraction or repulsion between them is inversely proportional to a square of distance between them. Okay, when we combine together, जब दोनों को एक साथ combine किया जाए, तो हमने देखा कि F directly proportional to Q1 Q2 by R square. Okay, and when we replace constant, then we use a constant K and Q1 Q2 by R square, equation 3. तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल रिप्लेस किया गया, तो इसके जगह कांस्टेंट लिया गया है K को क्या नाम देंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब समझिए, where K equal to Coulomb's constant, which depends upon nature of कूलम्ब कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो मीडियम के नेचर पे। क्यों मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा, तो समझते हैं। हमने बोला कि अगर दो चार्ज को आप एयर में रखते हैं, तो ये बताइए कि अगर दो चार्ज को एयर में रखा जाए तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को रोकने के लिए कोई नहीं है। एयर का पार्टिकल काफी वीक वंडरवाल फोर्स रखता है, उनके बीच कोई फोर्स नहीं रहता है, या वैक्यूम है तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों चार्ज को वाटर में रख दिया जाए, तो वाटर में जैसे ही रखेंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन जब वाटर में रखेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच ये रेजिस्टेंस का काम करता है। वह वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इनके बीच लगने वाले फोर्स को कम कर देगा, जो फोर्स का स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देगा। क्लियर है? तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि किस पर, तो नेचर ऑफ मीडियम पर। ओके, याद रखना है आपको। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आप चार्ज को कहाँ रखे हैं, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे एयर आप ले सकते हैं, वैक्यूम ले सकते हैं, फ्री स्पेस ले सकते हैं। ये कहाँ हमने रखा है, तो हमने इसको एयर में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, कहीं भी। क्लियर है? अब आते हैं कि सर ये तो K ले लिया आपने, ये K क्या है, तो कूलम्ब कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन दो टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे। ये दो तरह का होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन दो तरह का होता है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। आगे एक परमिटिविटी का एक चैप्टर ही हम लोग टॉपिक ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल समझेंगे इसको।
तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये है क्या, सबके बारे में बात किया जाए तो हमने बोला कि सबसे पहले एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, ये क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, और यही दो भाग में डिवाइड हुआ है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट में। तो एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ पर आपने रिलेटिव, ध्यान देंगे रिलेटिव परमिटिविटी मतलब यहाँ पे किससे रिलेट किया जा रहा है। ओके, और एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। अभी आपको केवल लिखना है, समझेंगे परमिटिविटी के बारे में आगे। किसके लिए, फॉर एयर, ठीक है, वैक्यूम, सबके लिए। और एक है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कॉमा एयर और वैक्यूम। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देंगे, इट इज रीड एज एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपने लिख लिया। अब थोड़ा समझते हैं कि सर एक वर्ड यूज किया गया है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो परमिटिविटी मीडियम का क्या है, तो ये बताइए कि यहाँ पर आपका मीडियम कौन है, तो एयर है। तो एयर है तो इन दोनों चार्ज के बीच जब फोर्स काम करेगा तो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है इस चार्ज को परमिट करता है कि एक चार्ज अपना फोर्स दूसरे पर लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो परमिटिविटी इज व्हाट, तो परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय मीडियम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी इस मीडियम द्वारा इन दोनों चार्ज के बीच रुकावट उत्पन्न करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर एयर लिया है, हमने बोला कि परमिटिविटी ऑफ वाटर। अब बताइए कि एयर की जगह पर इसको ले जाकर वाटर में रख दिया जाए तो वाटर में परमिटिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा? परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी का अर्थ होता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल घटेगा कि बढ़ेगा, फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा। तो आपने बोला कि सर जैसे ही वाटर में रखेंगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है दोनों के बीच लगने वाले चार्ज को, दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का स्ट्रेंथ कम करता है। तो परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम दैट विच इट रेसिस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। ये क्या है परमिटिविटी, तो मीडियम द्वारा आरोपित एक्सर्टेड एक फोर्स होता है जो दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के स्ट्रेंथ को कम करता है। ओके, ये क्या है, ईआर क्या है, इसी का टाइप्स है। जब हम किसी दूसरे मीडियम के साथ रिलेट करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी यूज करते हैं, और यहाँ पर हमने एयर में रखा है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। एक चीज और, जब फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी बताना होगा तो इसके लिए इसको स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ने का ये तरीका है, कैसे पढ़ते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ से
एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहाँ से पाई का वैल्यू आप जानते हैं, सारा अगर पुट करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो आपने बोला सर वी हैव अ वैल्यू, इसको इक्वेशन 4 देते हैं, ये k का वैल्यू कितना आ गया, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लेंगे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लेंगे, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेंगे। ओके, अब बताइए कि k की जगह पर हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 2 3 इन तीनों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर इरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 अभी इरेज हमने किया, 4 यहाँ पर है, तो F इक्वल टू कितना था, K Q1 × Q2/r स्क्वायर। और देखिए आपके पास और कितना वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 1 हो जाता है क्योंकि कंपेयर जब भी करेंगे तो एयर से करेंगे, और जब किसी मीडियम के बारे में दे दे तब वहां पर ER का वैल्यू रखना होता है, अगर नहीं देगा तो क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर, या यहाँ पर हमने इसका वैल्यू सॉल्व करके निकाला है कितना, तो इरेज करना होगा इधर, तभी लिख सकते हैं हम लोग। तो आपने बोला कि सर ये टोटल का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, इसके बाद Q1 Q2/r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। ओके, तो कितना होगा, k Q1 Q2/r स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप एप्सिलॉन r को भी ले सकते हैं, लेकिन जब एयर मीडियम में रहता है रिलेटिव तब हम एप्सिलॉन r नहीं लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r स्क्वायर, ये इसका टोटल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹ Q1 Q2/r स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। राइट डाउन। लिख लीजिए। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 5 is the expression of Coulomb's law। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कूलम्स लॉ का जो आपने फोर्स निकाला है इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो इसका डायरेक्शन along the line joining the two charges। ओके, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नोट में। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये कूलम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस वगैरह में। सबसे पहले कुछ नोट लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट फर्स्ट क्या पढ़ना है कि आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया फोर्स का, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ electrostatic force
along the direction joining the two charges. ओके, अब पूछा जाएगा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे कि जो लाइन दोनों को ज्वाइन करेगा इसी पर, क्योंकि रिपेल करेगा तो इसी के थ्रू रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इसी के थ्रू. ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ओके, तो दैट इज नोट 1, नोट 2. नोट 2 क्या है, ध्यान देंगे. आपने बोला कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाई R स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे समझते हैं कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या हमने लिया था, तो एप्सिलॉन नॉट को हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. तो हमने बोला कि आप दो चार्ज लीजिए, इसको एयर में ले लेते हैं, ये वैक्यूम में, इसको Q1 और ये Q2, और इसी चार्ज को फिर ले जाके कहाँ रख दिया जाए, तो वाटर में रख दिया जाए. ध्यान देंगे, ये चार्ज Q1 और ये Q2. समझिएगा, इसको बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इफ वी टेक टू चार्जेस एंड प्लेस्ड इन एयर and after some times that charges is placed in water, then what will be happen in both condition, the force will be increases or decreases. तो हमने बोला कि यहाँ पर एक टर्म है एप्सिलॉन, तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, एयर है तो यहाँ पर नॉट लिया हमने, और यहाँ पर वाटर है तो एप्सिलॉन डब्ल्यू लिया. ये बताइए कि एप्सिलॉन जिसको परमिटिविटी आप बोल रहे हैं, परमिटिविटी और फोर्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. कि सर अगर परमिटिविटी, ध्यान देंगे, परमिटिविटी अगर ज्यादा रहेगा, क्लियर है, अगर किसी भी मीडियम का, यहाँ पर एप्सिलॉन, ध्यान देंगे हमने तोड़ा था एप्सिलॉन को किस में, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट में, तो ये एप्सिलॉन मीडियम का होता है, तो मीडियम वाटर था तो हमने वाटर लिया, वहाँ एयर है तो नॉट हमने लिया. तो हमने बोला कि परमिटिविटी का, ध्यान देंगे, परमिटिविटी का फोर्स के साथ कैसा रिलेशन है, तो आपने बोला कि इनवर्सली, कि अगर परमिटिविटी इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा, अगर परमिटिविटी डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा. अब समझते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी. तो ये बताइए कि अगर आप किसी सड़क पर दौड़ते हैं तो आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड है. अगर आप किसी रेत में दौड़ते हैं, रेगिस्तान में दौड़ते हैं, डेजर्ट में दौड़ते हैं, तो क्या आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, नहीं, डिक्रीज हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, कि जो रेत के कण हैं, जो रेत के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके पैरों पर फोर्स लगाते हैं, आपके पैरों पर फोर्स लगा के आपको रेसिस्ट करते हैं. आपका जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, डिक्रीज कर जाएगा. डिक्रीज करने का रीजन क्या है, तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स. ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम. उसके बाद आपको बोला गया कि आप नदी में, तालाब में, किसी में जाकर दौड़िए, तो क्या आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, नहीं, डिक्रीज कर जाएगा. क्यों, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपको रेसिस्ट करते हैं, वो आप पे फोर्स लगाते हैं. ओके, तो आपने बोला कि सर जैसे जैसे मीडियम चेंज हुआ हमारा स्पीड भी चेंज हो गया, हमारा वेलोसिटी चेंज हो गया. उसी तरीके से ये चार्ज है कि अगर इन दोनों चार्ज को एयर में रखा गया है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज का जो फोर्स होता है उसको ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच वंडर वाल फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स होता है. तो एयर के मॉलिक्यूल्स कम फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसके जगह पर वाटर लिया जाए तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है इन दोनों के बीच ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा. क्यों, क्लियर है. तो आपने बोला कि सर ये तो डेंसर मीडियम होता है, तो permittivity is what, तो permittivity is the nature of medium in which it permit the electric field
टू एक्सर्ट अ फोर्स। तो आप बोलेंगे कि सर एयर में एयर के पार्टिकल द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया गया है, लेकिन ये फोर्स इतना वीक है कि इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन वाटर के केस में हमने देखा कि जैसे ही इसको उठा के वाटर में रखा गया तो इनके बीच लगने वाला फोर्स घट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ परमिटिविटी बढ़ गया। परमिटिविटी बढ़ना मतलब दोनों चार्ज के बीच रेजिस्टेंस का बढ़ना। तो अगर दिमाग में एक बात सेट रखिएगा कि परमिटिविटी क्या है, तो मीडियम द्वारा क्रिएट किया गया रेजिस्टेंस है। ओके, तो एयर ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कि वाटर? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सर एयर दो चार्ज के बीच रेजिस्टेंस कम क्रिएट करेगा, मतलब कि एयर का परमिटिविटी कम रहेगा। क्लियर है? परमिटिविटी मतलब दिमाग में सेट रखिए कि मीडियम का रेजिस्टेंस, इसको आगे चल कर डिफाइन भी करेंगे, लेकिन अभी तक आपको समझना है कि परमिटिविटी इज व्हाट, तो इट इज द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय मीडियम। तो आपने बोला कि सर एयर का परमिटिविटी कम होता है, मतलब एयर कम रेसिस्ट करेगा। किसकी तुलना में? तो वाटर की तुलना में। वाटर ज्यादा रेसिस्ट करता है, अभी हमने प्रैक्टिकल भी देखा। तो आपने बोला कि सर वाटर का जो परमिटिविटी होगा ज्यादा होगा। परमिटिविटी मतलब रेसिस्टेंस क्रिएटेड बाय मीडियम। ये कितना दोनों चार्ज के बीच में रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, इसको उस पर बल नहीं लगाने देता है, उसको इस पर ज्यादा बल नहीं लगाने देता है। तो अब बताइए कि यहाँ परमिटिविटी डिक्रीज कर गया है, मतलब इनके बीच कोई इनको रोकने वाला नहीं है कि तुम भाई जाओ उस पर बल लगाओ, ये इस पर बल लगाए। तो अब बताइए कि जब कोई रोकने वाला नहीं है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? तो मैक्सिमम होगा। तो आपने बोला कि सर परमिटिविटी डिक्रीज किया तो फोर्स क्या हुआ? इंक्रीज। और यहाँ पर इन द केस ऑफ वाटर परमिटिविटी इंक्रीजेस। परमिटिविटी मतलब कि इनके बीच रोकने वाला वाटर का मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो क्या फोर्स उतना ही रहेगा कि घट जाएगा? तो सर डिक्रीज कर जाएगा। तो आपने बोला कि परमिटिविटी इंक्रीजेस देन फोर्स डिक्रीजेस। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि सर ये परमिटिविटी इज व्हाट? तो परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय मीडियम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो दैट इज द रिलेशन। सो राइट, आप ये दोनों डायग्राम भी बनाएंगे और इसको भी लिखेंगे नोट नंबर 2 में। नोट 1 लिखिए, नोट 2 लिखिए। चलिए, आपने लिख लिया होगा, हटाते हैं। Note 3rd, 1 by F equal to electrostatic force F equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। एक तो रिलेशन इसके साथ हमने देख लिया। अब आइए, अगर चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा देन फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। अब r में मतलब डिस्टेंस में फोर्स में रिलेशन बताइए किसके लिए? तो टू चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड चार्ज पार्टिकल्स आर q1 एंड q2। तो आपने बताया सर डिस्टेंस के साथ फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। If we increase the distance then force will be decreased, and if we decrease the distance force will be increased. So here we can say that when distance between charges increases then force will be decreases, and when distance between charges decreases then force will be increases. Okay, so write down with a diagram. Okay, नेक्स्ट अगले नोट में आते हैं। नोट नंबर 4, नोट 4,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, नोट 5। Electrostatic force is a conservative force. Note 6. Electrostatic force is 10 to the power 36 times greater than gravitational force। तो 1 by 1 समझते हैं। नोट नंबर 4 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लंबी दूरी तक लगने वाला ये फोर्स होता है। नोट नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। याद कीजिए 11th में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव इज व्हाट? द फोर्स व्हिच डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो ये बताइए कि हम बोले हैं ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में जो सरफेस रफ है, ये स्मूथ है, या सरफेस के नेचर के बारे में कोई बात हुआ है? नहीं, क्योंकि ये इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ये पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल टू फाइनल पर डिपेंड करता है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि दैट टाइप ऑफ फोर्स व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, that is called conservative, and that type of force which depends upon the nature of medium and nature of surface of path, that is called non conservative। जैसे कंजर्वेटिव में हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और नॉन कंजर्वेटिव में हमने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, बहुत सारा। अब आते हैं नोट 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to the power 36 times greater than ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 11th याद कीजिए हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो ये जितने आपने पढ़ा ये सारा ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो राइट डाउन। चलिए आपने लिख लिया होगा, आते हैं नोट नंबर 7। ध्यान दें, तो आपने बोला कि सर इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन पर होता है। दैट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इसको कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, और इट इज अ सेंट्रल फोर्स। व्हाई सेंट्रल? बिकॉज इट ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ओके, तो वी कैन राइट electrostatic force is a central force which is always acting between चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए आपने लिख लिया होगा। समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल मतलब जो दोनों चार्ज के बीच में लगता है,
और which is always acting between two stationary point charges. हमने शुरू में ही बताया था कि न्यूटन्स जो लॉ है it is applicable for point charge and which is in rest. Okay. चलिए आपने लिख लिया होगा. अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड होंगे. क्वेश्चन करते हैं. If two charges Q1 equal to 20 microcoulomb and Q2 equal to minus 10 microcoulomb are kept at a distance of 100 centimeter, then find electrostatic force acting between them. चलिए तो हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि टू चार्जेस Q1 equal to 20 microcoulomb and Q2 equal to minus 10 microcoulomb are kept at distance of 10 centimeter. Then find the electrostatic force acting between them. तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि दो चार्ज पार्टिकल है और एक पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम्ब का और सेकंड पर चार्ज है minus 10 माइक्रोकूलम्ब और both are separated by a distance of 100 centimeter. So first of all we write the given data. सबसे पहले given data लिखना है. चार्ज कितना है Q1 20 माइक्रोकूलम्ब. हमने बताया था कि ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, माइक्रो नहीं. माइक्रो हटाना होगा. माइक्रो कैसे हटाएंगे? 10 to the power -6 से माइक्रो हटा दिया हमने, ये कूलम्ब हो गया. Q2 चार्ज कितना है? -10 माइक्रोकूलम्ब. यहाँ से भी माइक्रो हटाइए. माइक्रो हटाने के लिए 10 to the power -6. देखिए माइक्रो हटाए किससे? 10 to the power -6 से. डिस्टेंस कितना है? 100 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है. ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. कितना आ गया? 1 मीटर. अब बताइए हमारा कूलम्ब्स लॉ में क्या हमने पढ़ा है? फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 into Q2 by r square. टोटल का वैल्यू कितना हमने पढ़ा सर? 9 into 10 to the power 9. Q1 कितना है? 20 into 10 to the power -6. Q2 कितना है? तो -10 into 10 to the power -6 और डिवाइडेड बाई 1 into 1 r स्क्वायर था. मल्टीप्लाई कीजिए. तो सबसे पहले 9 2 18. देखिए माइनस को आगे कीजिए. सबसे पहले माइनस आगे हो गया. 9 2 18 180. अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 9 0 और एक इसके पास है तो 10 0. तो 10 to the power 10 और -6 10 to the power -6 और -6 कितना हो गया? 10 to the power -12 और डिवाइडेड बाई 1. तो यहाँ पर हमने बोला कि F equal to -180 और 10 to the power 10 -12. तो 10 में से 12 माइनस कीजिए, कितना होगा? तो F equal to -180 into 10 to the power 10 में से 12 जाएगा तो -2. अब यहाँ पर क्या करेंगे? F equal to -180. ये जो ऊपर इन्वर्स में है उसको नीचे लाइए. तो नीचे कितना होगा? 100 0 0 -1.8 न्यूटन. तो this is the force acting between two charges which having magnitude 20 microcoulomb and -10 microcoulomb. ओके. तो ये माइनस साइन क्या बताता है?
तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, फोर्स हमारा माइनस में नहीं होगा, फोर्स हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ही बोलेंगे। क्लियर है? तो माइनस बताता क्या है? तो माइनस ये बता रहा है कि इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स है, और वो अट्रैक्शन का फोर्स कितना है? 1.8 न्यूटन का। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन। इस तरीके से हम लोग कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला यूज करते हैं। तो आगे अगले वीडियो में परमिटिविटी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।